अध्याय 14 गंगा। निबंध। गंगा भारत की प्रमुख नदी है। इसके साथ भारतीयों की धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है। भारतीय संस्कृति में गंगा का विशेष महत्व है। इस पाठ में गंगा की यात्रा का वर्णन आकर्षक शैली में किया गया है। इससे हम गंगा के महत्व से भली प्रकार परिचित हो सकेंगे। हमारे देश भारत को बनाने में हिमालय और गंगा का बहुत बड़ा हाथ है। यदि हमारे देश के उत्तर में हिमालय पर्वत न होता तो मानसून से होने वाली वर्षा का पानी हमें न मिल पाता। इसके अलावा उत्तर के पठार से आने वाली ठंडी हवाएं हमारे देश के मैदान को बंजर सा बना देती। हिमालय हमारे देश का संरक्षक है। यह पानी भरी मानसूनी हवाओं को इधर ही रोक लेता है और बर्फीली ठंडी हवाओं को उस पार से ही लौटा देता है। हिमालय की चोटियों पर जमी बर्फ को पानी के रूप में नीचे उतारकर मैदानों तक ले जाने का काम नदियों ने ही किया है। इन नदियों में गंगा प्रमुख नदी है। यह गंगा एक प्रकार से भारतीय सभ्यता और संस्कृति का आधार रही है। इसके जल में बहकर आई हुई उपजाऊ मिट्टी से विस्तृत मैदान बने हैं। आओ हम इस पवित्र गंगा नदी के उद्गम स्थान से समुद्र तक की यात्रा करें। गंगा का उद्गम गंगोत्री से 25 किलोमीटर ऊपर गोमुख नामक स्थान पर है। गंगोत्री केदारनाथ से लगभग 30 किलोमीटर आगे है। यह स्थान 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहीं से हिमालय की श्वेत स्वच्छ बर्फ पिघल कर गंगा नदी के रूप में नीचे की ओर बहना प्रारंभ करती है। यहाँ उसे भागीरथी कहते हैं। पर्वत की घाटियों के बीच भागीरथी कूदती फांदती अटखेलियां करती चट्टानों से टकराती प्रपात बनाती हुई अदम्य वेग से आगे बढ़ती है। हरे भरे पर्वतों के बीच यह पिघली हुई चांदी की सी धारा प्रतीत होती है। देवप्रयाग में यह अपनी सहेली अलकनंदा को अपने साथ ले आती है। यहीं आकर इसका नाम गंगा पड़ता है। हिमालय की पर्वत श्रेणियों के बीच लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पार कर गंगा ऋषिकेश पहुंचती है। ऋषिकेश से 30 किलोमीटर नीचे हरिद्वार है। यहाँ गंगा पूरी तरह से मैदान में आ जाती है। हरिद्वार एक बड़ा तीर्थ स्थल है। यहाँ का प्राकृतिक वातावरण बहुत मनोरम है। यहाँ हर 12वें वर्ष कुंभ का मेला लगता है। हरिद्वार से आगे बढ़ने पर हस्तिनापुर आता है। इसके खंडेहर महाभारत काल की याद दिलाते हैं। गंगा निरंतर बहती चलती है। यह किसी घटना के साथ बंध कर रुकती नहीं। बहना ही इसका जीवन है। हस्तिनापुर से बहकर गंगा उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध औद्योगिक नगर कानपुर पहुंचती है। यहाँ कपड़े और चमड़े के बड़े बड़े कारखाने हैं। इन कारखानों के लिए पानी गंगा ही देती है। कानपुर से लगभग 200 किलोमीटर आगे प्रयाग है, जिसे तीर्थराज माना जाता है। प्रयाग को ही आजकल इलाहाबाद कहते हैं। यहाँ गंगा यमुना का संगम होता है। यहाँ कुंभ का प्रसिद्ध मेला लगता है। प्रयाग से पूरब की ओर बहती हुई गंगा वाराणसी बनारस पहुँचती है। यहाँ काशी विश्वनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ के गंगा घाट अत्यंत प्राचीन एवं सुंदर है। संध्या के समय शंख और घंटे की ध्वनि के साथ जब आरती होती है तब यहाँ का दृश्य देखते बनता है। प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां यही शहनाई बजाने का अभ्यास किया करते थे। काशी और गंगा के लिए उनके मन में अपार श्रद्धा थी। वाराणसी से कुछ आगे गंगा बिहार में प्रवेश करती है। हिमालय से निकली हुई घाघरा, गंडक और कोसी नदियां यहाँ बाईं ओर से आकर इसमें मिलती हैं। मध्य पठारों की लाल भूमि से निकली सोन नदी पटना के निकट आकर गंगा में अपना लाल जल मिलाती है। इन नदियों का पानी लेकर गंगा का आकार बहुत विशाल हो जाता है। यह सभी को समान भाव से ले जाना चाहती है। कवि सूरदास ने ठीक ही कहा था, एक नदिया एक नार कहावत मैलो नीर भरो, जब दोनों मिली एक बरन भये सुरसरी नाम परो। यह सुरसरी गंगा ही है। पटना के बाद भागलपुर होती हुई गंगा बिहार राज्य की पूर्वी सीमा पर राजमहल की पहाड़ियों से टकराती हुई पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। यहाँ गंगा की 2 धाराएं हो जाती है। एक धारा बांग्लादेश में चली जाती है और पद्मा नाम ग्रहण कर लेती है। दूसरी धारा हुगली के नाम से कोलकाता की ओर जाती है।
समुद्र के किनारे पहुंचने के कारण गंगा की चाल मंथर हो जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि गंगा अपने गंतव्य तक पहुंचकर शांति प्राप्त कर रही हो। अपने लक्ष्य को प्राप्त कर किसे प्रसन्नता नहीं होती। गंगा की इतनी लंबी यात्रा मानो समुद्र से मिलने के लिए ही थी। यह अपने डेल्टा की अनेक धाराओं से समुद्र का आलिंगन कर उसके साथ एकाकार हो जाती है। गंगा उस असीम सागर में मिलकर अपने मूल स्वरूप को पूर्णतः बिसरा देती है। गंगा का जीवन हमें बहुत महत्वपूर्ण संदेश देता है। चरैवंती चरवेति अर्थात चलते रहो,